ओके भाई, तो ये बात हो गई कैश बुक के कैश बुक की थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बता दी कि कैश बुक बेसिकली है क्या और कैश बुक में आपने काम क्या करना है। देखिए, मैंने वहां पर आपको एक बात कही थी जब मैं स्पेशल जर्नल्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो तरह के और स्पेशल जर्नल्स बनते हैं जो हम यहाँ पर हमारे कोर्स में नहीं, असल में हमने डिवाइड किया हुआ है ना, टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जब हम प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं तो प्रैक्टिकली कैश बुक भी बन सकती है, लेकिन उसके साथ साथ कैश रिसीट जर्नल अलग और कैश पेमेंट जर्नल अलग बन सकता है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, कैश रिसीट जर्नल, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, कैश पेमेंट जर्नल कहलाएगा। लाजमी सी बात है कि जब मैं कैश रिसीट्स की बात करूंगा तो मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँगा, और जब मैं कैश पेमेंट्स की बात कर रहा हूँगा तो मैं इतने हिस्से की बात कर रहा हूँगा। तो इसी तरह से हम वो दो जर्नल्स अलग अलग नहीं बनाते, बल्कि आपके कोर्स के अंदर इसको एक ही फॉर्मेट में रखा गया, जिसको हम क्या कहते हैं, कैश बुक का नाम देते हैं। और इस कैश बुक में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट। लाजमी सी बात है कि ये जो डिस्काउंट है, सेल्स डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट, ये एसोसिएटेड हैं किसके साथ, आपकी पेमेंट्स के साथ। पेमेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। पेमेंट्स अगर आप जल्दी करते हैं तो ही आपको डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, या आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उन्हीं बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर डिस्काउंट को भी कैश बुक में ही लिखा है। राइट, चले भाई, मजीद वक्त जाया नहीं करते, बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे कि ये जो कैश बुक है ये मैं बनाने जा रहा हूं जुलाई के मंथ की, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। 2018 का साल और जुलाई का महीना, और जुलाई के महीने की मैं पूरी इंफॉर्मेशन कैश के हवाले से यहां पर क्या करूंगा, लिखूंगा, उसको रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर लास्ट मंथ जो जून था मेरा, वो जब एंड हुआ होगा जो जून एंड हुआ, जून की 30 तारीख को, यकीनन कुछ ना कुछ कैश का बैलेंस तो बचा होगा, बिल्कुल बचा होगा। उस बैलेंस को हम जून के एतबार से, जून के मंथ के एतबार से, जून के मंथ का क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे या एंडिंग बैलेंस बोलेंगे, ऐसा ही है। और फिर क्या करेंगे, वही बैलेंस, उसी को उठाकर हम इस साल लेकर इस मंथ में क्या करेंगे, उसको ब्रॉड डाउन करेंगे। सिखाया था मैंने लेजर के अंदर, कैरेट डाउन किस तरह से करते हैं, ब्रॉड डाउन किस तरह से करते हैं। तो ब्रॉड डाउन से मुराद क्या है कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। राइट, तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, ओपनिंग बैलेंस। अब ये सवाल ही पैदा होता है कि सर किन किन चीजों का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो ओपनिंग बैलेंस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कैश का और बैंक का। सेल डिस्काउंट का या परचेज डिस्काउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा। रीजन हम लोग जानते हैं कि सेल्स डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है और परचेज डिस्काउंट हमारा इनकम अकाउंट है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, इन अकाउंट्स को हर साल क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज क्योंकि मैंने अभी नहीं पढ़ाई हैं, लेकिन आगे चल के समझा दूंगा। तो कहने का मकसद ये कि इनके बैलेंसेस आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जब क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ेंगे तो वहां बहुत डिटेल में आप ये बात समझ पाएंगे। चलें भाई, तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे हमेशा की तरह। 2018 हमारा ईयर है और हम बात कर रहे हैं जुलाई के मंथ की। तो जुलाई की पहली तारीख पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस मिलेगा, जिसमें सेल डिस्काउंट तो लाजमी सी बातें नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, मैं एज्यूम कर रहा हूं सारी वैल्यूज, बस ये कि आपको बात समझा सकूं। 20,000 रुपए कैश बैलेंस होगा, और इसी तरह से मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए हमारे बैंक में मौजूद हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर हमारे पास बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, जहां जहां बैंक आएगा ना, तो आपने इस बात को लेकर चलना है साथ में कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है। खैर, अभी हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, पहले हम आसान चीजों को डिस्कस करेंगे, फिर टेक्निकल एरियाज के अंदर जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास भाई, कैश का बैलेंस कितना है 20,000 का, और बैंक का बैलेंस कितना है 50,000 का। तभी मैंने दोनों बैलेंसेस को कहाँ लिखा है, मैंने दोनों बैलेंसेस को आपकी जो ये डेबिट साइड है मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी कैश का भी डेबिट बैलेंस है और बैंक का भी क्या है, आपका डेबिट बैलेंस है।
ओके भाई, तो कैश का भी हमारे पास क्या है, डेबिट बैलेंस है, और बैंक का भी क्या है, हमारे पास डेबिट बैलेंस है, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है कि कितना पैसा और किस किस मद में वो पैसा हमारे पास आया, उसको हम कहाँ लिखते जाएंगे, उसको हम कैश रिसीट्स में लिखते जाएंगे, और कितना पैसा किस किस मद में गया वो हम कहाँ लिखते जाएंगे, कैश पेमेंट्स के साइड पर लिखते हुए जाएंगे, राइट। तो क्या करना है भाई, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि जुलाई की 5 तारीख को हमने कैश सेल्स की, कैश सेल्स से क्या मुराद है सर, कैश सेल्स से मुराद ये है कि हमने कैश के बदले माल बेचा, यानी मर्चेंडाइज बेची, यानी गुड्स बेची, राइट। तो गुड्स या मर्चेंडाइज को अगर मैं बेचूंगा तो लाजमी सी बात है वहां पर हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो सेल्स अकाउंट मेंटेन करते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि जो सेल्स है आपकी, इसके बदले आपको क्या मिला, या तीन चीजें हो सकती हैं। हमने कहा या तो कैश मिलेगा, या तो चेक रिसीव करेंगे हम, उसको बैंक में डिपॉजिट भी करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ भी ना मिले। मतलब ये है कि उधार पर हम क्या करें, माल बेचें, यानी क्रेडिट सेल्स करें। और चूंकि मैंने कहा कि हमारी कैश सेल्स हुई हैं, कैश का वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आपने कैश ही मानना है। चेक के हवाले से बात बोलेगा तो फिर उसको बैंक में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास उसने ये कहा कि आपको कैश रिसीव हुआ, और आपको जो ये कैश रिसीव हुआ है इसका रीजन क्या है, सेल्स। देखिए भाई, अगर आपको परेशानी हो तो आप दिमाग में एंट्री बनाएं। एंट्री किस तरह बनाएंगे, आपने कहा पैसा मिला, कैश बढ़ गया, एंट्रीज बहुत अच्छी तरह आती हैं आप लोगों को। अब पैसा मिला आपको, कैश बढ़ गया, मतलब कैश एसेट है बिजनेस का एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, और उसके साथ क्या क्रेडिट करेंगे, आपने कहा सेल्स को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि सेल्स हमारे बिजनेस का रेवेन्यू अकाउंट है, और जो कैश हमारे बिजनेस का एसेट अकाउंट है। एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया, और सेल्स बढ़ा तो यानी रेवेन्यू बढ़ा तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। यही करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, सेल्स की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, ये कैश की इंफॉर्मेशन। तो जो कि कैश की कर रहे हैं, और कैश डेबिट हुआ है तो इसको डेबिट साइड यानी कैश की रिसीट साइड पे आपने इसको लिखना है। तो कैश को आप कर देंगे डेबिट। मिसाल के तौर पे आपने ये माल बेचा है 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए कैश आप क्या कर देंगे, यहाँ पर रिसीट साइड पे लिख देंगे, और पर्टिकुलर्स के अंदर आप यहाँ पर सेल्स लिखेंगे, जो इस बात को बताएगा कि ये जो 10,000 रुपए आपके पास कैश आया है, इस पैसे के आने का सोर्स क्या है। तो सोर्स ये है कि हमने माल बेचा है, हमने सेल्स की है, तो इस वजह से हम पर्टिकुलर्स के अंदर उसका सोर्स, उसका रीजन या उसका क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे, राइट। क्योंकि ये कैश डेबिट अकाउंट है, तो लाजमी सी बात है उसका रीजन क्या होगा, जो क्रेडिट अकाउंट होगा वहां पर, वो आप यहां पर लिखेंगे, राइट। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट मिसाल के तौर पे आपसे ये कहा जाता है कि हमने क्या किया, हमने कैश पर क्या किया, माल खरीदा, यानी कैश परचेजेस बता रहा है आपको। अब जब हम माल खरीदेंगे तो लाजमी सी बात है कि उसका ताल्लुक आपके पेमेंट से होगा। कैश पर अगर खरीदा है तो उसका मतलब मैंने माल खरीदा तो बदले में पैसे दूंगा। अब एंट्री क्या पास करेंगे इसके लिए, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और कैश अकाउंट को आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर आप उधार पर माल खरीदते हैं तो हमारा कंसर्न परचेजेस से नहीं है, कंसर्न किससे है, कैश से है कि कैश के साथ क्या हो रहा है। तो कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, पेमेंट साइड पर लिखूंगा, यानी कैश पेमेंट्स के जो वो एरिया में इसको लिखूंगा। और डेट मिसाल के तौर पे ये काम हमने किया है जुलाई की 8 तारीख को, ठीक है। हमने परचेज किया, तो रीजन क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स में आपके परचेजेस आ जाएगा, और यहाँ पर कैश के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हमने 15,000 रुपए का माल खरीदा है कैश के एवज, राइट। अच्छा भाई, इसके बाद आपको मजीद ये कहा जाता है कि भाई मिसाल के तौर पे ओनर ने मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया मतलब मजीद इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में। जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी ओनर हैं, मिसाल के तौर पे XYZ ओनर हैं, तो उन ओनर साहब ने क्या किया, हमारे कारोबार में, अपने कारोबार में
मजीद क्या किया, कुछ कैश इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब कुछ कैश इन्वेस्टमेंट की, तो उस कैश इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, लाजमी सी बात है क्योंकि हम बिजनेस की साइड से सोचते हुए काम कर रहे होते हैं, तो बिजनेस में तो ये पैसा आ रहा है, बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम इसको डेबिट पर लेंगे और एंट्री अगर आप बनाएंगे तो वैसी बनेगी, कैश को हम डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री सारे बच्चे जानते हैं किस तरह बनेगी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्टली कैश को हमने डेबिट पर लेना है और जो कैश को डेबिट पर लेंगे, मिसाल के तौर पे ये हुआ जुलाई की 10 तारीख पर, और यहाँ पर रीजन आ जाएगा कैपिटल, या चाहे तो पूरा लिख दें XYZ कैपिटल, और यहाँ पर मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए की मजीद क्या की गई, इन्वेस्टमेंट की गई। ओके भाई, तो बात को आगे बढ़ाते हैं और मिसाल के तौर पे अब जो हमारी अगली ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन हो रही है जुलाई की 15 तारीख पर, और जुलाई की 15 तारीख पर काम क्या हो रहा है भाई, आपने चेक रिसीव किया अपने एक कस्टमर से, और उस चेक को जिस डेट पर यानी जुलाई की 15 तारीख पर रिसीव किया, और जुलाई की 15 तारीख पर ही आपने उस चेक को बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। देखिए समटाइम्स ऐसा भी होगा कि आप चेक जुलाई की 15 को रिसीव कर रहे होंगे लेकिन उसको डिपॉजिट आगे की डेट्स में कहीं जाकर कर रहे होंगे, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो समझेंगे बाद में। फिलहाल अभी पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आपको चेक रिसीव होता है जिस डेट पर, उस चेक को आप उसी डेट पर बैंक में डिपॉजिट करोगे तो फिर किस तरह काम होगा। क्योंकि मैंने कहा कि हमने माल बेचा था, पहले कस्टमर को माल बेचा था और उससे क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ और हमने वो चेक लेकर बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। लेकिन भाई जब माल बेचा था तो उस वक्त आपने एंट्री क्या बनाई होगी, आपने उस वक्त एंट्री बनाई होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यही हुआ होगा। जिस भी कस्टमर को बेचा उसका नाम भी साथ में मेंशन होगा, अगर नाम दिया हुआ हो तो, नहीं दिया हुआ तो आप डायरेक्टली अकाउंट रिसीवेबल से मेंटेन करेंगे आप उसको। अच्छा भाई खैर, तो उस वक्त आपने एंट्री बनाई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अकाउंट को आपने किया क्रेडिट। क्योंकि आज आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, पैसे मतलब चेक मिल रहा है, उस चेक को रिसीव किया आपने, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में जिस डेट पर डिपॉजिट हो जाएगा उसको डायरेक्टली आप कहां लिखेंगे, बैंक कॉलम में। चूंकि एंट्री जब आप बनाते हो तो तब भी डायरेक्टली आप उसको बैंक अकाउंट ही मेंटेन करते हो। आप एंट्री क्या बनाते हो, बैंक को डेबिट किया करते हो और क्या करते हो, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हो। भाई अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्यों किया जाता है, उसका रीजन यह है कि चूंकि हमें पैसे मिल गए हैं, बेशक अभी पैसे अकाउंट में आए नहीं होंगे उसी डेट पर, लेकिन हम ये मानते हुए काम करेंगे कि भाई 2 दिन में पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर, राइट। तो चूंकि पैसे मिल चुके हैं तो बैंक को आपने क्या कर दिया, डेबिट। चूंकि चेक डिपॉजिट हो चुका है बैंक के अंदर, हम अपने पास कैश बुक में क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और यहां पर अपने बैंक अकाउंट को हम रिसीट साइड पे यानी उसको डेबिट कर देते हैं, तो बैंक हो जाएगा यहां पर डेबिट, और रीजन क्या आ जाएगा साथ में, अकाउंट रिसीवेबल, उसका रीजन आ जाएगा। तो मैं यहां पर जुलाई की 15 तारीख पर क्या करूंगा भाई, रीजन क्या लिखूंगा, अकाउंट रिसीवेबल, और बैंक के अंदर हम इसको डेबिट कर देंगे। मिसाल के तौर पे हमने रिसीव किया है भाई 20,000, तो 20,000 से आपका ये क्या हो गया, बैंक क्रेडिट हो गया, सॉरी डेबिट हो गया। ठीक, चलें भाई, ये अकाउंट रिसीवेबल के लिए ही है 20,000। ओके, अब जरा एक और बात डिस्कस करते हैं, एक और चीज आगे, एक और ट्रांजैक्शन ले लेते हैं अपने पास। मिसाल के तौर पे जुलाई की 18 तारीख को हमने किसी सप्लायर से माल खरीदा था पहले, और अब हम उसकी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं थ्रू चेक। हम उसको क्या करेंगे, चेक इशू करेंगे, चेक बनाकर देंगे हम उसको। तो लाजमी सी बात है, जब हमने माल खरीदा था तो उस वक्त एंट्री क्या बनी थी, हमने कहा तब एंट्री बनी थी परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, और आज हम अपने सप्लायर्स को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहां पर हम अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करेंगे। अगर तो मैंने कैश दिया होता तो आप अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट करते, लेकिन हमने यहां पर कैश नहीं बल्कि क्या दिया है, चेक दिया है। पैसे जो डिडक्ट होंगे वो मेरे बैंक अकाउंट से कम होंगे, मेरा बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा वहां पर। तो क्या करूंगा, मैं अपने बैंक अकाउंट को पेमेंट साइड जो मेरी है, यानी जो मेरी क्रेडिट साइड है, मैं उसमें से क्या करूं, वहां पर उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। एंट्री सोच लेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। एंट्री क्या है, अकाउंट्स पेएबल डेबिट, और यहां पर क्या करेंगे, बैंक को आप क्रेडिट करेंगे। अच्छा, सप्लायर का नाम आपको दे दे तो आप साथ में लिख दें अकाउंट्स पेएबल फला फला बंदा।
यहाँ पर इस तरह अगर कस्टमर का नाम दे दे तो अकाउंट रिसीवेबल फला फला शख्स जो भी है वो साथ में नाम मेंशन कर दें आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक सप्लायर्स की बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, राइट। तो कंट्रोल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो अकाउंट्स पेबल रीजन लिखेंगे, इसका रीजन क्या आएगा, अकाउंट्स पेबल। अच्छा, डेट क्या आती है हमारी भाई, जुलाई की 18 तारीख पर हमने चेक इशू किया। अब यहाँ पर तो ऐसा चक्कर नहीं है कि चेक रिसीव करेंगे फिर कुछ दिन बाद, जिस डेट पे आपने चेक इशू किया है उसी डेट पर, आगे एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां बहुत काम आएगा आपका ये पढ़ा हुआ चैप्टर। तो इसलिए यहां पर बहुत सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ लें। क्या कहा मैंने, जिस डेट पर हम चेक इशू करेंगे हम उसी डेट पर क्या कर देंगे, अपने पास से यानी कैश बुक से। मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूं कि बैंक क्या करेगा, ठीक है। बैंक में तो वो चेक हो सकता है कि जिस बंदे को मैंने चेक दिया है, जिन सप्लायर्स को मैंने चेक दिया है, उनमें से कुछ लोग बैंक में चेक डिपॉजिट ही देर से करवाएं तो वो तो टाइम लगेगा। फिर डिपॉजिट करवा देंगे तो फिर वो एक क्लियरिंग प्रोसेस है, उसमें भी 1-2 दिन लग जाते हैं अमूमन। तो उसमें बैंक तो बैंक जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट करेगा उसको तो लगेगा टाइम, क्योंकि मैंने आज ये चेक इशू कर दिया तो मैं मान लूंगा भाई पेमेंट कर दी मैंने। तो आप क्या कर देंगे, इसको पेमेंट साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। यानी रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पर, अकाउंट्स पेबल। और मिसाल के तौर पे जो मैंने पेमेंट की है वो 30,000 की पेमेंट की है। पहले कभी मैंने माल खरीदा था उधार पर और आज मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास 30,000, आपने लिख दिया कहां पर, पेमेंट साइड पर। चलें भाई आगे चलते हैं। अच्छा, इसी में ही डिस्काउंट्स आएंगे लेकिन आगे चल के बात करूंगा। अभी इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक आसान एग्जांपल के जरिए हम मैक्सिमम बात को समझ लें, पहले कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, फिर आगे जब काम करेंगे तो बहुत सारी चीजें नई आती रहेंगी, उसको इसमें ऐड करते हुए जाएंगे तो कॉन्सेप्ट, मजीद कॉन्सेप्ट बनाना क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा, राइट। अच्छा भाई, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि हमने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, और फर्नीचर जो खरीदा है वो किस पर खरीदा है, कैश पे खरीदा है। देखिए मैं जितनी भी बात यहां पर कर रहा हूं वो हर बात किससे एसोसिएटेड है, किससे ताल्लुक रख रही है, वो कैश से ताल्लुक रख रही है। तो अगर ट्रांजैक्शंस उधार की होंगी, लिखा हुआ मिले परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, तो फिर वो आपने यहाँ नहीं रिकॉर्ड करना। परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट आपने यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना। यानी उधार की ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसको आप यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश के फ्लो को दिखाएंगे, पैसे के आने को दिखाएंगे, पैसे को जाने को दिखाएंगे कि कितना पैसा आया पूरे मंथ के दौरान, कितना पैसा चला गया, और फिर मंथ जब खत्म हुआ तो फिर कितना पैसा एंड में मौजूद है। आई थिंक सो सिंपल बात है ये, राइट। बस थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को देखते हुए चलना है, रीजंस प्रॉपर लिखते हुए चलना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक काम करना है, जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। इसी फॉर्मेट के और ये तरीकेकार अपनाने के आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके भाई, क्या कहा था मैंने कि हमने जुलाई की 20 तारीख को क्या किया, फर्नीचर खरीदा, और किस पे खरीदा, कैश पे हमने फर्नीचर खरीदा है। तो लाजमी सी बात है कि हम वहां पर उसकी पेमेंट कर रहे हैं, कर दी हमने पेमेंट। और ये पेमेंट जो हमने की है, लेट्स सपोज हमने ये पेमेंट की है 10,000 रुपीज की, तो 10,000 रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, और कैश पेमेंट कह रहा हूं मैं, पैसे दिए हमने, चेक नहीं दिया यहां पर, राइट। तो क्या हुआ, मिसाल के तौर पे भाई जुलाई की 20 तारीख, और रीजन क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, फर्नीचर। और रीजन फर्नीचर क्यों लिखा, आप एंट्री क्या पास करेंगे, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो चूंकि कैश से ताल्लुक है इस कैश बुक का, तो कैश को फोकस करना है, डेबिट वाले अकाउंट को रीजन में लिख देंगे। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो डेबिट हो रहा है अकाउंट, उसको क्या कर देंगे आप पर्टिकुलर्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हमने ये 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, तो कैश कॉलम से मैं क्या कर दूंगा, इसको कैश कॉलम में इसको लिख दूंगा पेमेंट साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर, ठीक। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पे करते हैं, कैश के थ्रू पे करते हैं। जस्ट लाइक सैलरी हमने पे कर दी, हमने रेंट पे कर दिया, हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कर दिया, तो ये सारी पेमेंट्स भी आपके सामने आएंगी, इसी तरीके से आएंगी। फिर कुछ हमारी एडिशनल इनकम्स हो सकती हैं, सेल्स के अलावा कोई एडिशनल इनकम हो सकती है, राइट। रेंट इनकम है, राइट। तो चलो पहले रेंट इनकम पर बात कर लेते हैं भाई। मिसाल के तौर पे जुलाई की 22 तारीख को रेंट आया, आपने अपनी जगह, अपने जो शॉप है या आपका जो बिजनेस सेटअप है उसमें कुछ पार्ट आपने दिया हुआ है रेंट पर। तो रेंट उसका जो भी आता है तो वो यकीनी बात है बिजनेस का ही पार्ट है, बिजनेस की ही इनकम कहलाएगी क्योंकि उसी से एसोसिएटेड है वो। तो आपने क्या किया भाई, यहाँ पर उसका जो रेंट है
वो रेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पे रीजन क्या लिखूंगा, रेंट इनकम लिखूंगा, क्योंकि एंट्री जो आप पास करेंगे वो क्या पास करेंगे, आपने कहा तो एंट्री हम पास करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और रेंट इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश को देखिए मैं डेबिट पर लिखूंगा यहाँ पे, मिसाल के तौर पे ये आया कितना भाई 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए से आपने ये रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पर। और अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के हवाले से कि अगर हम एक्सपेंसेस को पे करते हैं थ्रू कैश और थ्रू चेक, दोनों समझ लेते हैं। एक एक्सपेंस लिखवा देता हूँ कैश से और एक एक्सपेंस लिखवा देता हूँ आपको चेक से, ताकि आपको बात समझ आ सके। मिसाल के तौर पे जुलाई की 15 तारीख पर, सॉरी जुलाई की 25 तारीख पर आपने सैलरी पे कर दी, कैश के जरिए आपने सैलरी पे की है, तो क्या हो जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, सैलरी एक्सपेंस या सैलरीज एक्सपेंस। तो सैलरीज एक्सपेंस एंट्री क्या बनाएंगे आप, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, और कैश यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने क्रेडिट कर दिया। मिसाल के तौर पे 15,000 रुपए हमने क्या की भाई, सैलरीज पे की, डन। और हमने क्या किया, अपनी जगह का हम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, तो जो हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो हमने पे किया थ्रू चेक, और वो इंश्योरेंस है हमारा मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए का। तो हम क्या करेंगे भाई, ये हमने पे किया है जुलाई की 30 तारीख पर, और क्या आएगा, चूंकि ये इंश्योरेंस भी आपका क्या है, एक्सपेंस है, आप एंट्री क्या बनाते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और अगर चेक इशू किया है तो क्या करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने ये इंश्योरेंस दिया है भाई 20,000 रुपए का, तो 20,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस और कैश क्रेडिट हो गया इंश्योरेंस एक्सपेंस की वजह से, राइट। चलें भाई, मान लेते हैं कि इतनी ही ट्रांजैक्शंस हुई जुलाई के मंथ में, मंथ आपका अब खत्म हो चुका है, जुलाई की 30 के बाद 31 को कोई काम नहीं किया हमने, कोई कैश पेमेंट, कोई कैश रिसीव नहीं किया। अब जुलाई 31 को आपके पास यकीनी बात है कि कैश का भी कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा, और इसी तरीके से बैंक का भी कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा, उसके लिए आपने क्या काम करना है, चलें देखते हैं उसको। आपने क्या करना है भाई, इसका सबसे पहले आप टोटल कर लें। ये वाली साइड अगर मैं देखूं तो इसका टोटल कितना होगा, इसको देख लेते हैं हम पहले, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका भी क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे दोनों का। तो यहाँ कितना है, 20, 10, 30, 30 और 50, कितना हो जाता है भाई आपके पास ये 80 और 20, 1 लाख हो गया पूरा। तो ये 1 लाख रुपए आ गया आपके पास डेबिट साइड पे। और इसी तरह यहाँ पर देखें तो 50 और 20 कितना हो गया, 70,000 रुपए, ये आपके बैंक में आए। 50,000 का ऑलरेडी बैलेंस था आपके पास, मजीद जो वो 20,000 रुपए आपने कस्टमर से जो चेक रिसीव करके बैंक में डाला था वो है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं देखूं तो क्या करना है आपने, देखें अभी यहाँ जरा बात को समझें, आपने कर लेना है पहले इसका भी टोटल, पहले क्या कर लेना है, इसका भी टोटल कर लेना है, क्योंकि बैंक का मैंने आपको कहा था कि बैंक का बैलेंस आपका क्रेडिट या डेबिट दोनों आ सकते हैं, तो ख्याल रखना है आपने इस बात का, ठीक है। चलें खैर, तो कैश आपके पास 15,000, 10,000 कितना हो गया, 25, अच्छा 15, 15, 30 और 10, 40,000 रुपए। यहाँ तो बात क्लियर है कि भाई पैसा आया ज्यादा है, गया कम है, सही है, और ऐसा ही होता है। अच्छा भाई, बैंक को मैं देखूं तो बैंक में पैसा आया कितना, 70,000 रुपए, और अगर मैं देखूं तो मैंने पे कितना किया, 30 और 20, मैंने 50,000 रुपए बैंक के थ्रू पे किया, तो बैंक का भी मुझे डेबिट बैलेंस ही मिल रहा है, तो दोनों के ही डेबिट बैलेंसेज हैं। हम क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस को सीडी यानी कैरेट डाउन करते हैं किस साइड पर, ऑपोजिट साइड पे। तो ऑपोजिट साइड क्या है इसकी, यहाँ पर क्रेडिट साइड है, ये बता चुका हूं, समझा चुका हूं, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो लेजर में आप काम करते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर टोटल करके वो अमाउंट नहीं लिखनी, बल्कि आपने यही टोटल उठाना है कहां पर, कैश कॉलम के अंदर। तो कितना आएगा आपका ये, सॉरी 1 लाख रुपए, यह आपका 1 लाख आ गया, सही। और यहां पर भी कितना है, 70, तो इधर भी क्या लिखना है, मतलब जो हैवी साइड है आपकी वो उठा के आपने यहां पर लिख दिया। और कैश का बैलेंस तो आप जानते हैं कि हमेशा डेबिट पर ही आएगा, बैंक का बैलेंस हो सकता है कि डेबिट या क्रेडिट दोनों में से किसी जगह पर आए, राइट। अब आपने क्या करना है, इस 1 लाख को इस टोटल में से क्या कर देना है, इस 1 लाख में से ये टोटल इसका क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब आप इसमें माइनस करेंगे, कितना है, 40,000 था, तो कितना बचेगा आपके पास भाई, तो ये बचेगा 60,000, इसको आपने लिखा है यहाँ पे 60,000, और यहां पर कितना बचेगा, 70 में से आपने माइनस किया 50, तो यहां पर बचेगा 20,000 रुपए, सही। तो इससे आप नाम देंगे किस चीज का, और ये किस डेट पर है भाई, ये है जुलाई की 31 तारीख पर, मंथ खत्म हो चुका है, मंथ क्लोज कर रहे हैं, और ये कहलाएगा आपका बैलेंस सीडी। और इसी सीडी बैलेंस को उठाकर हम यहां लिखेंगे, और ये कहलाएगा आपका, इसके नीचे आपने लिखना है, फिर यहीं से कंटिन्यू होगी अगले मंथ की,
यानी जिस तरह ये आ रहा है तो इसके पीछे क्या था, जून 30 था, तो जून 30 से फिर जुलाई महीना शुरू हुआ, जुलाई का हो गया वो CD हुआ, BD हुआ। अब जुलाई के बाद अगस्त होगा, तो अगस्त में फिर क्या होगा, अगस्त की पहली तारीख दूसरी तारीख चल देते पूरा मंथ आएगा, फिर क्या होगा CD और फिर BD, ये इसी तरह हर महीने चलता रहेगा मामला आपका, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, यहां पर भी लिखूंगा मैं, यहां लिखूंगा सॉरी, यहां लिखूंगा मैं अगस्त 1 ईयर वही आपका 2018। अगस्त की पहली तारीख को क्या लिखूंगा, बैलेंस, कौन सा वाला, बैलेंस BD, और वही बैलेंस जो यहाँ पर CD है दोनों को उठाकर यहाँ ले आऊंगा कैश के कॉलम में। इसको थोड़ा सा वो कर दें, आगे बढ़ा दें। कैश के कॉलम में कितना हो जाएगा आपके पास भाई, यहाँ पर 60,000, और इधर हो जाएगा कितना भाई आपका 20,000। ये आ गया आपका BD बैलेंस। सही, जिस तरह आप लोग लेजर मेंटेन करते हैं, जिस तरह लेजर मैंने आपको सिखाया है, सेम वही काम किया है मैंने ये CD और BD वाले मामले के अंदर, ठीक है। बहुत डिटेल में मैंने वहां पर बात की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं, बस बता दिया कि आपने किस तरह से काम करना है। ये हो जाएगा आपका CD बैलेंस, उठा के आपने वापस लिखा BD बैलेंस। फिर अगस्त की ट्रांजेक्शन होंगी ना, कैश ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी, तो वो सारी आप नीचे, इसके नीचे आती जाएंगी, इस तरह चलता जाएगा ये मामला, राइट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन भी हो गया, और हमने कैश बुक को डिस्कस भी कर लिया कि कैश बुक होती क्या है, क्यों बनाते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में। मजीद अब हम इसके थोड़े से आगे जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।